नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है और मैं हूं राजेश सोनी। आज का हमारा विषय है ऑपरेशन से आतंक। दरअसल नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने गुरुवार की आधी रात को 13 राज्यों में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई के कई ठिकानों पर छापेमारी की, जो अब तक जारी है। और टेरर फंडिंग केस में हो रही इस कार्रवाई में पीएफआई से जुड़े 106 सदस्यों को गिरफ्तार भी किया गया है। अब मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो गिरफ्तार होने वाले संगठन प्रमुख ओमा सालम भी इसमें शामिल है। गुरुवार को एनआईए ने गिरफ्तार किए गए 14 आरोपियों को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश भी किया। तो वहीं एनआईए ईडी की इस कार्रवाई के खिलाफ पीएफआई के कार्यकर्ताओं ने कई राज्यों में सड़कों पर उतरकर जाम की स्थिति बना दी, जिसे हटाने के लिए पुलिस ने हल्का बल प्रयोग भी किया। और इधर पीएफआई ने बयान जारी करते हुए कहा है कि आवाज दबाने के लिए यह कार्रवाई की जा रही है। सेंट्रल एजेंसी हमें प्रताड़ित कर रही है। केरल में शुक्रवार को पीएफआई ने एक दिन की हड़ताल का आह्वान भी किया। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर क्यों पीएफआई पर शिकंजा कसा जा रहा है? आगे की तस्वीर क्या होने वाली है? क्या देश में पीएफआई पर बैन होगा? ये तमाम वो सवाल हैं जिसके जवाब जानने की हम कोशिश करेंगे। कई मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं कि जिस तरह से पीएफआई पर कार्रवाई हो रही है तो कई सियासी प्रतिक्रियाएं भी निकलकर सामने आई। पहले हम आपको उन प्रतिक्रियाओं से रूबरू करवाते हैं, फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सुनिए जरा क्या कुछ कहना। वो क्या कहाँ से है कुछ नहीं पता। प्लीज आप वीडियो अच्छा, कितने कितने बजे की बात है ये? प्लीज वीडियो मत बनाइए। कितने बजे की बात है ये? 3 बजे की। अच्छा, कितने लोग टीम आई थी ये? 10 लोग। अच्छा, ले गई आपके हस्बैंड को? जी। किस पद पे आपके हस्बैंड अभी फिलहाल में? पीएफआई में किस वो पद क्या पे? बोल रहे थे, किस बात में लेके जा रहे हैं? हम आपने कुछ नहीं पूछा? बताया उन्होंने, कुछ नहीं बताया। प्लीज अच्छा। आप वीडियो बनाइए। शांति भंग करने की कोशिश करें या जिन पर शांति भंग करने का शक जाता हो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और केंद्र सरकार ने हिंदुस्तान के कई स्थानों पर उन पर दबिश दी है। काफी लोग गिरफ्तार भी हुए, 7 लोगों ने बधे में। और मध्य प्रदेश के अंदर भी राज्य पुलिस के सहयोग से उन्होंने इंदौर के अंदर कहाँ का नेटवर्क संचालित होगा, इसकी कोई जानकारी इंदौर और सब जानकारी राज्य सरकार को है, केंद्र सरकार को है। बताने से ये सुरक्षा संबंधी विषय बताने से ठीक नहीं रहता है, ऐसी मेरी मान्यता निजी है। सर, इंदौर में ऑफिस इनका संचालित हो रहा था, क्या उस पर भी कार्रवाई की जाएगी या नहीं? ऐसा कोई भी स्थान नहीं होगा जिस पर कार्रवाई नहीं। शांति भंग मध्य प्रदेश की किसी को नहीं करने दी जाएगी। ये मध्य प्रदेश शांति का टापू था, है और रहेगा। कानून अपना काम करता है, इस पर हमारी कोई टिप्पणी नहीं। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा, पीएफआई आज एक आतंकवादी संगठन है जो भारत विरोधी काम करता है। पूर्णिया को उसने अपना सेंटर बनाया है। फुलवारी शरीफ में पकड़े गए, उसकी प्लानिंग आपने देखा सुना कि वो भारत को पहले ही मुस्लिम राष्ट्र बना देना चाहता 1947 के पहले। तो जो इतना बड़ा कुकृत्य करता हो, फंड इकट्ठा करता है, भारत के खिलाफ आंदोलन करता है, भारत के जनमानस को भड़काता है, तो ऐसे संस्थानों पर अगर कार्रवाई हो रही है, दुर्भाग्य है जब फुलवारी शरीफ में पीएफआई पर छापे पड़े तो जो पुलिस का वक्तव्य आया था वो निराशाजनक आया था। वो क्या कहाँ से है कुछ नहीं पता। प्लीज आप वीडियो। अच्छा, कितने बजे की बात है ये? प्लीज वीडियो मत बनाइए। कितने बजे की बात है ये? 3 बजे की। अच्छा। तो देखिए, जिस तरह से एनआईए की तरफ से कार्रवाई की गई है, देश भर में ये कार्रवाई की जा रही है। पीएफआई पर शिकंजा जो है वो कसता हुआ नजर आ रहा है। 13 राज्यों से कम तकरीबन 106 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। अब केंद्रीय जांच एजेंसियां जिस तरह से सख्त नज़र आ रही हैं, इसको लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। पीएफआई इसको लेकर लगातार आरएसएस और बीजेपी पर हमलावर दिखाई दे रही है, विरोध के लिए सड़कों पर उतर गई है। इसी पर चर्चा करेंगे। कई मेहमान हमारे साथ हैं। पहले मेहमानों का परिचय हम आपसे करवाते हैं। हमारे साथ शंकर लाल तिवारी जी हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नीलाभ शुक्ला जी कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। और नूरुल हुदा अंसारी जी उलेमाई काउंसिल से हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। आप सभी मेहमानों का स्वागत करते हैं। सबसे पहले नूरुल जी, मैं आपके पास आऊँगा। सर, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, तो हिंदुस्तान में सबकी बात होना चाहिए, हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए। और अगर जिस तरह की ये कार्रवाई हो रही है
केंद्रीय जांच एजेंसियां अगर सख्त दिखाई दे रही हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ वजह भी बताई जा रही है। तमाम तरह के आरोप हैं, टेरर फंडिंग के आरोप हैं, ट्रेनिंग कैंप लगाए जा रहे हैं जिसमें किसी तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है, हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। अब इस तरह की जब शिकायतें मिली, जो भी अंदेशा है, गंभीर आरोप है, एनआईए जांच एजेंसी जांच कर रही है। यदि जांच करती है तो क्या परेशानी? ठीक है, संगठन बनाइए, लोकतंत्र में सबको अधिकार है, लेकिन एक अधिकार और है, एक जिम्मेदारी और बनती है संगठन को कि भाई अगर कोई जांच एजेंसी जांच कर रही तो उसमें सहयोग करें। फिर उस पर प्रदर्शन क्यों? दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल एनआईओ को जो है ये हक हासिल है, उनको ये राइट्स भी है कि अगर इस तरह का कोई भी अगर उनको लगता है कि ये संदिग्ध मामला है और देश विरोधी गतिविधि में कोई भी अगर लिप्त है तो बिल्कुल जांच होनी चाहिए और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और उसमें अगर वो दोषी है तो उसको भरपूर सजा भी मिलनी चाहिए। लेकिन जो केंद्र सरकार की जो रवैया है, कहीं न कहीं एनआईए और तमाम विपक्ष को डरवाने के लिए भी ये कार्य किया जा रहा है, इससे लोगों को संदेह उत्पन्न हो रहा है। आप देखिए पूरे देश के अंदर विपक्ष नाम का कोई चीज नहीं रह गया है। विपक्ष को डरवाने के लिए ये एनआईए है, इनकी तमाम एजेंसियां हैं, उसको लगा करके और कहीं न कहीं भय भी उत्पन्न हो रहा है। और जांच का जहां तक विषय है तो केंद्र सरकार को उन तमाम मुद्दों पे जांच करना चाहिए। जैसे अभी प्रयागराज में आपने देखा कि कई करोड़ नकदी मिला और कई कुंटल सोना मिला, जांच उसकी भी होनी चाहिए। और जांच इस तरह की जो भी फर्जी इनकाउंटर्स हुए उनकी भी होनी चाहिए। जैसे बटला हाउस इनकाउंटर हुआ, उसकी भी जांच होनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और पीएफआई अगर इस तरह के गतिविधि में लिप्त है तो मैं बिल्कुल ये एनआईए के साथ हूं और ये जांच निष्पक्ष होनी चाहिए, उन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। ठीक है, एनआईए के साथ हैं आप, अच्छी बात है, स्वागत करते हैं जांच का, लेकिन सवाल ये उठता है फिर सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है? क्या ये माना जाए कि एनआईए का जिस तरह से विरोध दिखाई दे रहा है तो एक पावर पॉलिटिक्स का कोई हिस्सा है, ये बताने की कोशिश है कि हम भी भाई एक बड़ा राजनीतिक संगठन है? ये बताइए, जब पूछताछ राहुल गांधी जी से हो रही थी तो सारे कांग्रेसी रोड पर थे, उनसे ये सवाल क्यों नहीं हुआ? उनका एक पॉलिटिकल पार्टी है, अगर उनको ये कहीं ना कहीं से लग रहा है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, उनके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है और हमको निर्दोष फंसाया जा रहा है, तो भाई रोड पे उतरना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हिंसात्मक होना चाहिए, लेकिन ये तो संविधान में इस बात की इजाजत और आजादी दी गई है। जो बीजेपी के लोग इसी को डोमिनेट कर रहे हैं, इसी को जो है खत्म करना चाहते हैं। यहाँ पर ठीक है, आजादी है, लेकिन बीजेपी जो जिक्र कर रही है फुलवारी शरीफ के जिस मामले का जिक्र किया जा रहा है, अभी इलाहाबाद के अंदर नुरुल जी बात सुन लीजिए सर। ये बताइए 400% फीस वृद्धि होती है इस देश के अंदर। आजाद हिंदुस्तान के 75 साल बाद क्या इसलिए भगत सिंह फांसी के फंदे को चूमे थे? क्या इसलिए अशफाकुल्लाह खां फांसी के फंदे को चूमे थे कि आजाद हिंदुस्तान में 400% बढ़ा करके नौजवानों का शिक्षा जो है बर्बाद किया जाएगा? कोरोना के आड़ में शिक्षा बर्बाद किया जाएगा? एक छात्र इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में फांसी के फंदे को चूम लिया और आप इस पर डिबेट क्यों नहीं होती है? उसका जिम्मेदार कौन है? ये सरकार उसकी भी जांच करे। सरकार अपना काम करेगी, लेकिन मेरा सवाल ये है कि जब बीजेपी का ये कहना है कि जब फुलवारी शरीफ का जिक्र यहाँ पर किया गया और उसमें ये कहा गया था कि 2047 तक हिंदुस्तान को मुस्लिम राष्ट्र बनाना है, जब हम हिंदुस्तान में रहते हैं ये बिल्कुल गलत है। तो हिंदुस्तान सबका है, इसमें हिंदू मुसलमान क्यों होना? हिंदुस्तान सबका है, ये किसी की बाप की जागीर नहीं है। इस देश की जंग आजादी में इस देश के नौजवानों ने ये नारा दिया करते थे कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई का नारा दे करके जंग आजादी में
फिर देश में नफरत फैलाने की साजिश कौन रच रहा है, किसकी ये कोशिश है, कहां से ये टेरर फंडिंग हो रही है और क्यों यहाँ पर एनआईए को एक्शन लेना पड़ा? तरह का देश विरोधी गतिविधि में लिप्त है, उनके ऊपर एफआईआर करके, देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करके उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करना चाहिए, उनके ऊपर शिकंजा कसना चाहिए। मैं शंकर लाल तिवारी जी, नूरुल जी का यह कहना है कि हम स्वागत करते हैं एनआईए की कार्रवाई का, लेकिन जो गंभीर आरोप सत्ता पक्ष पर कि आप लोग जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करते हैं दबाव बनाने के लिए, किसी तरह से विपक्ष को खत्म किया जाए, उस पर दबाव बनाया जाए, ये डराने का काम कब तक चलेगा? एक बात फिर रिपीट कर दीजिए प्लीज। जी, एक बार रिपीट कर दे फिर से। मेरा सवाल यह है कि यहाँ पर नूरुल हुदा अंसारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका ये कहना है कि एनआईए की जांच का तो वो स्वागत करते हैं, जांच होनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी हो, और लेकिन ये एक गंभीर आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि आप विपक्ष को डराने का काम करते हैं, दबाने का काम करते हैं, इसलिए जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करते हैं। नहीं, मैं नूरुल मियां से पूछना चाहता हूँ कि नूरुल मियां क्या कहना चाहते हैं कि विपक्ष में जो लोग हैं वो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संबंध रखते हैं, वो जो है तो राष्ट्र के विरुद्ध टेरर फंडिंग करते हैं, वो विदेशी आतंकवादियों से संबंध रखते हैं, यहाँ पर लोगों को भड़काने का, भड़काने का और लोगों को धन का लोलुप देके धार्मिक भावनाएं भड़काने का पाप करने वाले विपक्ष है क्या? विपक्ष का मतलब क्या है? किसको विपक्ष कहना चाहते हैं? धार्मिक भावना भड़काने का चाहते हैं, यदि सपा को कहना चाहते हैं या जिसको कहना चाहते हैं, विपक्ष का मामला है, ये विपक्ष का मामला है, फैलाने का काम मामला नहीं है। ये देश की एकता, अखंडता, देश की प्रज्ञा साध्वी को क्लीन चिट देने का काम किसने किया? आतंकवादी गतिविधि में आज के जो लोग थे उसको छुड़वाने का काम किसने किया? बिल्किस के हत्यारों को 75वां पब्लिक लंबे समय से यदि आप लोगों को ये अंदेशा है, ये संगठन चल रहा है, यदि कार्रवाई की जा रही है तो क्या कुछ निकलकर अभी सामने आया है, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। कहां से फंडिंग हो रही है और ये भी तो पता चलना चाहिए कि किस तरह की मैपिंग की जा रही है। अगर इस तरह के संगठन चलाए जा रहे हैं तो सरकार की तरफ से क्या तैयारी है? क्या इनकी मैपिंग नहीं करवाना चाहिए, उसके बाद कार्रवाई होना चाहिए? जब दिल्ली में इन सब लोगों ने सीआईए को लेकर के नोटंकी करी, वहाँ सामुदायिक दंगे भड़काए, फुलवारी शरीफ की बात अभी बार बार हो चुकी है, तो सरकार ने सारे तथ्य इकट्ठे किए, सरकार ने पूरी जानकारियां इकट्ठी की और एनआईए या जो भी संस्थाएं जो वहां जाकर के इनको ट्रैक कर रही है, पकड़ रही है, जेलों में डाल रही है, यही सरकार का एक्शन है, यही सरकार। और मैं कहना चाहता हूँ डिबेट के माध्यम से इस तरह के लोगों के फन कुचल दिए जाएंगे। लोकतंत्र है, लोकतंत्र के हम अनुयायी है, लेकिन जिस तरीके से ये काली रात से लड़े हैं, 20 महीने जेल में रह करके, और ये कोई विदेशी के सारे पर फन उठाएगा, उसके फन कुचल। लौट रहा हूँ शंकर जी आपके पास, ठीक है शंकर जी, लौट रहा हूँ। नीलभ जी हमारे साथ जुड़े हो। नीलभ जी, आप कैसे देखते हैं इस पूरी कार्रवाई को, जिस तरह से शिकंजा यहाँ पर कसता हुआ नजर आ रहा है? क्या आपको लगता है कि देश में नफरत फैलाने की साजिश यहाँ पर रची जा रही है? रुक जाइए नूरुल जी, आप अपनी बारी पे बोलिएगा, सर आपको भरपूर समय दिया है मैंने, रुक जाइए। नीलभ जी, देखिए, टेरर फंडिंग यानी आतंकवादी वित्त पोषण, ये हथियारों की खरीद फरोख्त सहित उसको प्रशिक्षण और गतिविधियों को अंजाम देने की योजना में खर्च होता है, ऐसा बताया जाता है। लेकिन फिर भी ये सब ये तीन तरह से होता है। एक तो होता है इस फंड को एकत्रित करना, तो इसका धन जुटाना, इसका हस्तांतरण करना, उसका आतंकवादी गतिविधियों में उपयोग करना, ये लंबी प्रक्रिया है। पहले यह तय होना चाहिए आखिर इसके पीछे कौन लोग हैं जो पैसे दे रहे हैं, कौन लोग हैं जो पैसे को बांट रहे हैं, कौन लोग हैं जो इस पैसे को लेकर इस तरह की गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। इनके नाम सार्वजनिक होना चाहिए। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने जो छापेमारी करी है, लोग गिरफ्तार किए कर रही है, हम लेकिन ये कार्रवाई निष्पक्ष होना चाहिए। सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ मैं आपको, ये कार्रवाई में ये देखना है कि किसकी संलिप्तता है,
पिछले 2014 जब से भाजपा की सरकार है, उनके नाक के नीचे तक आज तक इस तरह की टेरर फंडिंग और लगातार गतिविधियां होती जा रही है। सबसे ज्यादा आतंकवादी हमले भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुए, कई सैनिक, सैकड़ों सैनिक शहीद हुए, ये भारतीय जनता पार्टी की फेल्यूर है। तो ये सरकार की नाक के नीचे हो रहा है। तो इसकी वजह कौन है? इतने सालों बाद इनकी आंख खुल रही है। मोदी शासनकाल में 18 आतंकवादी हमले हुए। उड़ी हमला 2016 में उड़ी सेक्टर में हुआ था, सेना के पर हमला किया गया था। पठानकोट हमला, पंजाब के पठानकोट में एयरबेस पर हमला हुआ था, 7 सुरक्षाकर्मी हताहत हुए थे। गुरदासपुर पर हमला, पंजाब के गुरदासपुर में हमला हुआ, तड़के ही बख्तर फायरिंग कर दी थी। अमरनाथ यात्रियों पर हमला, अमरनाथ जा रहे अनंतनाग पर हमला हुआ था। पुलवामा हमला, सबसे बड़ा हमला, 34 जवान शहीद हुए थे। उस हमले में आईडीएफ कहाँ से आया, उस हमले की योजना कहाँ से बनाई, कहाँ से फंडिंग हुई, इसका कोई अता पता नहीं। मुझे ये समझ में नहीं आता, भारतीय जनता शासन काल में इतने वर्ष 2014 की सरकार है, इतने आतंकवादी हमले के सबसे बड़ा सवाल हम सरकार से नहीं पूछेंगे, किससे पूछेंगे? अभी तक ये घटनाएं कैसे हो रही है? इतनी देर के बाद आप क्यों जागे? फंडिंग में आपसे तो हो ही नहीं रहा है। सबसे ज्यादा गति हमले ही आपके शासनकाल में हुए। तो ये इसकी निष्पक्ष जांच का स्वागत करते हैं, बस जांच निष्पक्ष होना चाहिए, जो है इनके नाम सार्वजनिक होना चाहिए। राजस्थान में आपकी सरकार है, राजस्थान में कन्हैया लाल की हत्या कर दी जाती है, उसे भी यहीं से जोड़कर देखा जा रहा है। वहां पर आपका इंटेलिजेंस फेलियर देखने को मिला, उस पर क्या कहेंगे? मैंने कहा जो भी निष्पक्ष जांच होना चाहिए, हम जांच का स्वागत करते हैं। जांच निष्पक्ष होना चाहिए, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। जांच हो इसके पीछे कौन लोग हैं, किसकी संलिप्तता है, और अब तक आतंकवादी गतिविधियों को इनके शासनकाल में, मैं तो रिपीट कर रहा हूँ, भाजपा के शासनकाल में इन आतंकवादी गतिविधियों को कौन प्रोत्साहन दे रहा है, उसका भी उसकी भी जांच होना चाहिए, क्योंकि बिना प्रोत्साहन के, बिना संरक्षण की गतिविधियां नहीं हो सकती। ठीक है शंकर लाल जी, आतंक पर प्रहार की एक बात कही जा रही है, लेकिन नीलाभ जी का ये कहना है 2014 से सरकार है, लेकिन लगातार देखने को मिला है कितनी आतंकी घटनाएं हुई। देर से क्यों जागे? पहले ही जाग जाना था। तो आवाज उनकी साफ मुझे एक मैसेज सुनाई नहीं थी जो आप, लेकिन मैंने जो सवाल किया है वही है। हाँ बस सुन अभी तालाब में मेड़ नहीं पड़ी मगर उतराने लगे। एक कहावत है, ये तालाब की मेड़ नहीं पड़ी, पानी तो बाद में आएगा तालाब में। अब इनसे मांग होने लगी कि साहब क्या पकड़ा गया है, किस देश से कितनी फंडिंग हुई है, उसका अमाउंट क्या है। अरे भैया अभी छापे पड़े हैं और तुम बिलों से निकल करके जुलूस निकालने लगे। इसके सोर्सेस क्या होते हैं शंकर लाल जी? कहाँ से फंडिंग होती है, क्या सोर्सेज हैं? सोर्सेज आपको एनआईए जांच होने दीजिए। ये जांच होने के बाद देखिए, जांच की अपनी कुछ गोपनीयताएं होती है, वो परिपक्व होने के बाद वो एजेंसी बताएगी कि कहाँ से फंडिंग हो रही थी, कौन दे रहा था, कौन ले रहा था, इनको किस लिए। पर अब वो पकड़े नहीं गए अभी, और हम हल्ला मचाने लगे मैंने भाई लोग कि वो सब बताया जाएगा। अरे भैया बताया जाएगा, कोई चूहे छुपे बात थोड़ी हो रही। न्यायालयीन कार्रवाई होगी, उसमें वकील होगा, दलील होगा, अपील होगा। कोई इमरजेंसी थोड़ी लगाई गई है कि बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील लोगों को जेल में डाला जा रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि सीधी सीधी बात है, ये कह रहे हैं कि अभी तक क्यों नहीं जगे। कांग्रेस की सरकार के समय आतंकवादी गतिविधियां थी, लेकिन सर कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि कार्रवाई होती है, आरोप लगता है, लोगों की गिरफ्तारी हो जाती है, और उसके बाद ये भी देखने को मिलता है कि भाई जमानत भी हो जाती है, लोग बाहर निकल के आ जाते हैं। ऐसी कौन सी कड़ी सजा का प्रावधान है? तो नहीं है, ये न्यायालयीन प्रक्रिया ये होगा। फिर कई बार लोगों को फांसी भी हो जाती है। अफजल गुरु को फांसी हुई है। तो अब्दुल जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, अब्दुल गुरु का, तो क्या वो पीएफआई से जुड़े हुए थे? मैं ये नहीं कर रहा हूँ। जुड़ा हुआ था क्या? आतंकी संगठन था? पीएफआई की बात करिए क्या? आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े जो भी लोग हैं, अगर उस पर आपने कहा है कि वो मुकदमे कायम होते हैं, जेल जाते हैं, न्यायालय से जमानत हो जाती है, ये तो प्रक्रिया है भाई। ये जमानत का हक तो उनको है, पर उसके बावजूद इनके जब फैसले होते हैं इनको सजाएं भी पड़ती है। तमाम लोग सजाएं काट रहे हैं। चलिए मैं लौट रहा हूँ सर। क्या कोई ऐसा उदाहरण हो तो बताओ। देखिए जिसमें जमानत हो गई है और अंसारी जी, अंसारी जी ठीक है, देखिए हम सारे धर्म और सारे विषय सबकी बात यदि करते हैं,
और हिंदुस्तान गंगा जमुना तहजीब की एक मिसाल यहाँ पर पेश करता है। तो क्या नहीं लगता कि हर वर्ग के बच्चों को एक अच्छी शिक्षा मिले, अच्छे संस्कार मिले, ये सारी चीज़ें हों, इस तरह की ट्रेनिंग दी जाए। लेकिन जो ट्रेनिंग दी जा रही है वहाँ पर हथियार चलाना सिखाए जाते हैं, ब्रेन वॉश किया जाता है, तो ये तो गलत है ना। बिल्कुल गलत है। लेकिन ये बताइए कि आरएसएस के लोग भी हथियारों की ट्रेनिंग करते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? असलहे लहराया जाता है, असलहों की ट्रेनिंग दी जाती है आरएसएस में भी। और जिस आतंकवादी की बात करते हैं, पुलवामा हुआ, थोड़ी आपकी आवाज कम आ रही है अंसारी जी, आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। आरडीएक्स पकड़ा गया, इस पे कौन सी कार्रवाई हुई? इन सब पे भी तो कार्रवाई होनी चाहिए। इन्हीं की सरकार में गुजरात में पकड़ी गई। नहीं तो आपका ये कहना है कि सरकार एक वर्ग विशेष को निशाना बना रही है। आप बार बार बीजेपी और आरएसएस पर आरोप लगाते हैं। देखिए सर, सबका साथ सबका विकास देश में चल रहा है, और इसमें अगर सरकार की योजनाओं का लाभ अगर किसी को दिया जाता है तो किसी जाति धर्म को देखकर नहीं दिया जाता। यहाँ पर ये होता है। अगर आप आरएसएस का जिक्र करेंगे तो आज देखिए सांप्रदायिक सौहार्द को मजबूत करने की एक तस्वीर पेश की गई है। खुद आज मस्जिद पहुंचते हैं मोहन भागवत, और वहां पर उनका स्वागत किया जाता है, और वहां उनको राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई। बिल्कुल स्वागत होना चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर पीएफआई अगर ये असलहे की ट्रेनिंग दी जाती है तो ये भी आतंकवादी गतिविधि में लिप्त है, और आरएसएस के लोग भी अगर इस तरह के हथियारों की ट्रेनिंग देते हैं तो वो भी आतंकवादी के लिस्ट में है। ये क्यों आप पक्षपात करते हैं? इस देश का कानून सबके लिए बराबर है। बिल्कुल, देश का कानून बराबर है, और जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर सख्त से सख्त का। नीलाभ जी कुछ ठीक है, जल्दी से नीलाभ जी। फंडिंग का जो आगाज किया है अंजाम तक पहुंचा है, ऐसे मुख्य मुद्दे जहाँ चिंता पार्टी होना चाहिए। इसको सिर्फ वाहवाही लूटने के लिए और मुख्य समस्या जहाँ हटाने की बात मानी जाए। अगर इसका आगाज किया तो इसके अंजाम तक पहुंचाना भी भारतीय जनता पार्टी सरकार की जवाबदारी है। वो पर्दाफाश होना चाहिए इस तरह का। उसके बाद देश में कोई भी आतंकवादी गतिविधि नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगाज हो गया है शंकर लाल जी, तो अंजाम भी देखने को मिलना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, और अंजाम देखने को मिला है। 2014 माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी है। उसके पहले का आतंकवादी गतिविधियों का आंकलन कर लीजिए, और पिछले 14 से लेकर के आज जब अपन बात कर रहे हैं सबकी आतंकवादी घटनाओं का आंकलन कर लीजिए। निश्चित रूप से इसमें कमी आई है, पर ये सर ये अब तुलना करने का समय नहीं है शंकर लाल जी। सरकार अब आपकी है, जिम्मेदारी सरकार की बनती है। ठीक है, 2014 की ठीक है, अब इसका आकलन करने का समय गया। अब तो ये है कि जो भी इस तरह की गतिविधियों में पाया जाता है तो एक ऐसी कार्रवाई, एक डर का माहौल यहाँ पर देखने को मिला। इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त लोगों के चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आपको बता दें कि टेरर फंडिंग को लेकर और आतंकी गतिविधियों को लेकर कहीं ना कहीं अब सरकार सख्त है, और यही वजह है एनआईए की टीम भी सख्त नजर आ रही है। लगातार पीएफआई के संगठनों पर शिकंजा कसा जा रहा है, और जिस तरह से देखा कि देश भर के 13 राज्यों में छापेमारी की गई और उसमें तकरीबन 106 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। अभी और भी गिरफ्तारियां बाकी हैं, कई दस्तावेज भी यहाँ से निकलकर सामने आए हैं जिनकी जांच की जा रही है। अब ये देखना होगा कि जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, और कितने और ऐसे संगठन हैं जो अभी एनआईए के रडार पर हैं। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आगे की खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए बीआईपी न्यूज़ के साथ।